फिर इसकी खोज कैप्टन कुक ने की थी, 1770 में की थी, ठीक है। फिर मैंने एक प्रश्न लिखवाया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। अच्छा, प्यासी भूमि का देश क्यों कहते हैं, तो उसके बारे में मैंने कुछ फ्रेमिंग बताई थी कि इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलता है, और इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में कुछ 4-5 मरुस्थल है, तनामी, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, है ना, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ऐसे कुछ मरुस्थल है। इन 5 मरुस्थलों के परिणाम स्वरूप हम इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो आंसर घर से लिख के लाए होंगे, वेरी गुड। फिर अभी चेक करता हूँ। फिर मैंने बताया था कि 10 से 30 डिग्री के बीच में यहाँ मरुस्थल देखने को मिलते हैं, है ना, और ये सारा मामला था। इतना ही था या आगे भी कुछ पढ़े थे? उतना ही था ना, ठीक है। अब आंसर क्या लिख के लाए हो पहले बताना आपने। हाँ, जैसा ही लिखा है, गलत सही सब चलता है। हाँ, अच्छा, दोनों को पढ़ो, अपने लिखा है आंसर, क्यों? अच्छा, खाना खाया था कल, वो तो नहीं भूले फिर। अब पहला तो ऑस्ट्रेलिया ही गलत लिखा है अपन ने, हैं? ऑस्ट्रेलिया कैसे लिखते हैं? ऊपर ऐसे लगाते हैं ना, तो अपने कहाँ है इसमें? देखिए, मिस्टेक्स ना करो तो बेटर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो देखिए, क्षेत्रफल कभी भी नहीं लिखना, ठीक है। कारण क्या होता है कि अगर आपने ऐसे फैक्ट लिखना चालू कर दिया कि क्षेत्रफल लिखा, जैसे मान लो आपको यूपीएससी में कोई भी आंसर दे दिया और यूपीएससी में आपने फैक्ट लिख लिया, तो दरअसल होगा क्या, एग्जामिनर ये मान के चलेगा कि आपने उस सब्जेक्ट से पीएचडी वीएचडी कर रखी है। भाई एग्जामिनर को थोड़ी ना पता कि आप तो अभी 12th पास आउट ही आए हो या फिर कॉलेज ही पास आउट किए हैं। अब वो सोचेगा कि अच्छा, इस व्यक्ति ने इतना फैक्ट लिखा है, इसका मतलब ये उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। अच्छा, जब आपको वो एग्जामिनर उस तरीके से ट्रीट करना चालू कर देगा कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो, तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, आपका आंसर भी उतनी ही गहराई के साथ में क्या करता है, चेक करेगा। वो चाहता है कि अच्छा, आप अब वो भी बताओ जो वो सुनना चाहता है ना। दूसरे को और आपके कॉपी चेक करते समय वो ये मान करके चलेगा कि दूसरे तो 12th पास आउट ही आए हैं थे या ग्रेजुएशन पास आउट ही थे, जिनको ज़्यादा कुछ भी बेसिक नॉलेज था, उनको जनरल नॉलेज था। इसीलिए यूपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में एक लाइन लिखी है, जनरल नॉलेज, है ना, मतलब सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको, इतना डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत हमें रिसर्च नहीं करनी, इसलिए ऐसे कभी भी फैक्ट नहीं लिखोगे, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा, काटा पीटी नहीं करनी है, कोई बात नहीं। हमेशा आंसर लिखते समय आपको एक चीज़, हमारी जो कॉपी होती है ना एग्ज़ाम की, जैसे मान लो ये एग्ज़ाम की कॉपी है, इस एग्ज़ाम की कॉपी में पीछे एक रफ पेज भी दे रखा होता है। 2-4 पेज यूपीएससी में रफ पेज मिलेंगे आपको पर्याप्त मात्रा में, पेपर पे भी मिलते हैं, बाकी जगह भी मिलते हैं। जो रफ पेज है उसमें पहले आपको एक फ्रेमिंग बनानी है कि आपकी जो आंसर राइटिंग की जो फ्रेमिंग है, दरअसल वो कैसी और किस प्रकार की फ्रेमिंग होनी चाहिए, वो आपको बनानी है। आपके पास में यूपीएससी में एक प्रश्न को लिखने, पढ़ने, समझने, इन सब के लिए जितना समय मिलता है वो कितनी मिनट है, यानी इस 8 मिनट में आपको प्रश्न की लैंग्वेज भी समझनी है, उसका फॉर्मेशन भी बनाना है और आंसर भी लिखना है। यानी एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट है। अब उस एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट, या तो आप ऐसा सोच सोच करके लिखिएगा कि याद आया, जैसे याद आया वैसे लिखा, जैसे याद आया वैसे लिखा, एक तो ये तरीका है। या फिर इन 8 मिनट में से 2 से 3 मिनट पहले से सोच लो, रफ पर ऐसे कीवर्ड बना दो, जैसे ऐसे पॉइंट बना दिए ना अपन ने, है ना, तो ऐसे कीवर्ड लिख लिया आपने, और कीवर्ड लिख लिया। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इन कीवर्ड में, अच्छा पहले जितने याद आ जाए ऐसे उतने आपने सारे फ्रेमिंग कर दिए, फिर आपको पता चलेगा ना जब फ्रेमिंग करोगे तब, अच्छा ये कीवर्ड ऊपर जाना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए, जो भी कीवर्ड लिखे फिर आपने उसके आगे क्या कर दिया, नंबरिंग करना चालू कर दिया।
अब आपको सोचने का जो मामला था वो 2 से 3 मिनट में हो चुका। अब पीछे कितनी मिनट बची है? 5 मिनट बची है। उन 5 मिनट में इस आंसर को क्या करना है, आपको अच्छे से लिखना है। जो ये कीवर्ड है उन सबको लैंग्वेज के फॉर्मेशन में। अब या तो क्या होता है, आप थ्योरी को रटो, या फिर इन कीवर्ड के आधार पर आप लिखने की प्रैक्टिस डेवलप कर लो। तो दरअसल लोग अभी जैसे आरएस का एग्जाम हुआ है, पता है ना, ऐसा बहुत यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले लोग पैदा हो गए हैं। वो ये बताते हैं कि आंसर राइटिंग फ्रेमिंग कैसे होती है, आंसर कैसे लिखा जाए, है ना, एग्जाम में। ऐसे मैं कई चैनल बता दूंगा आपको जो ये लिखवाने के लिए तैयार हो गए कि अब आंसर कैसे लिखा जाए। अच्छा, उनको जरा, उन्हीं टीचर जो यूट्यूब पर ज्ञान देने के लिए आए हैं ना, उनको जरा एक बार ये कह दो कि सर, उसी में कमेंट सेक्शन में कि सर हम एक आंसर आपसे पूछ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट के साथ में एक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको, इसका आंसर अभी आप हमें इमीडिएट लिख के बताओ। मैं ये लिखित गारंटी देता हूँ कि 99% लोग उस समय फेल हो जाएंगे। वो ये नहीं बता पाएंगे कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दरअसल वो पहले जो आपको क्वेश्चंस चूज करके लाके यूट्यूब पर दे रहे हैं ना, वो उन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से रट रहे हैं। उसकी पूरी की पूरी कीवर्ड, उसके पूरे के पूरे टर्म्स, क्या पहले लिखना है क्या बाद में लिखना है, वो सब कुछ रट करके बैठे हैं। सब कुछ लाइन टू लाइन उनके पास में लिखा हुआ है, बस उसी को आकर के वो क्या कर रहे हैं, आपको चिपका रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। जब उनको उतना ही पता है तो उनका ज्ञान लेना जरूरी है क्या? ऐसा लोगों का ज्ञान जरूरी है? नहीं। लेकिन लोग बग फिर भी उनके पीछे पागल होते रहते हैं। क्या है? अच्छा, फ्री में देते हैं। अच्छा, फ्री में देने से क्या फर्क पड़ गया? फ्री में देने से क्या फर्क पड़ गया? व्यूज के कारण, है ना, और सब्सक्राइब हो जाए, व्यूज बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन दरअसल आपको ऐसे ज्ञानियों के ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीज़ें खुद डेवलप कर पाओगे, है ना। अब जैसे मान लो मैंने पढ़ी ये चीज़ें, मैं आपको अभी बताऊं यहाँ पर कि आप ऐसा आंसर लिख करके लाओ। आप कोई भी भूगोल में बोल दो कि सर इमीडिएटली इसका आंसर लिख करके बताओ या उसकी फ्रेमिंग करके बताओ, विद इन सेकेंड में आपको यहाँ पर क्या कर लूँगा, उसकी फ्रेमिंग करके बता दूंगा कि अच्छा इस प्रकार का आंसर ऐसे लिखा जाता है, या यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, या किसी स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है। ये जो प्रश्न हम जिसकी बात किए, ये किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। किस में पूछा गया था आज मुझे भी याद नहीं है, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, है ना। लेकिन मुझे इतना पता है कि अच्छा ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसकी लैंग्वेज आप कैसे लिखोगे? तो आपके पास में क्या होने चाहिए? कीवर्ड्स होने चाहिए। अब इन कीवर्ड्स की फ्रेमिंग आपको आनी चाहिए। यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग की सबसे जो बड़ी डिमांड होती है, देखिए नॉलेज सबको बहुत होता है ना, लेकिन लिखने का प्रयास, लिखने की शैली दरअसल डेवलप नहीं हो पाती है ना। नॉलेज मुझे ही बहुत है, मान लो अगर मेरे को इसी फॉर्मेशन में लिखना नहीं आया तो फिर मेरा नॉलेज यूपीएससी के अकॉर्डिंग काम का है क्या? मेरा कई ऐसे लोग हैं जिनको आप ऐसे अपन क्लास में लिखते हैं, पता है ना, आप कई बार तो पूरा पूरा पेज भरते समय अपन पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं। वो दरअसल यूपीएससी की डिमांड है। और आप बाकी देखोगे ऐसे लिखते हैं, एक पॉइंट लिख लिया पैराग्राफ चेंज, दूसरा पॉइंट लिख लिया फिर पैराग्राफ चेंज, तीसरा पॉइंट। आप यकीन ना हो तो एक बार बाजारवादी जो नीति है ना, बाजारवादी नीति समझते हो कैसी? बाजारवादी नीति मार्केटिंग में जो चल रही है, उनके सबके एक बार लेके आ जाना नोट्स उठा करके। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एक या 2 लाइन के बाद में उनका पैराग्राफ क्या मिलता है, चेंज मिलता है। क्या यूपीएससी ऐसा डिमांड करती है कि आप हर लाइन के बाद में पैराग्राफ चेंज करते फिरो? यूपीएससी में कंटिन्यू पैराग्राफ आंसर राइटिंग फॉर्मेशन जरूरी है ना, कंटिन्यू फॉर्मेशन जरूरी है, उसके बीच में आपको चेंजिंग आना नहीं चाहिए। अब दरअसल हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा, और मैं फिर कहता हूँ, एक कांस्टेबल तैयारी करने वाला या एक पटवारी की तैयारी करने वाले से जब भी आप पूछोगे तो वो यही कहेगा, बता अच्छा ये टॉपिक पढ़ा है, हाँ बता इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाँ बता इसके सबसे गहरा भाग कौन सा है, यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कहाँ जा कर के गिरती है, कहाँ से उद्गम होती है,
ये दरअसल उनका क्या है, फैक्चुअल पार्ट है। अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये दरअसल ज्योग्राफी की एक चाबी है। दो चीज़ होती है, एक होता है लॉक, ताला, एक होती है ताले को खोलने के लिए चाबी होती है, ठीक है। पूरी ज्योग्राफी में जब जब भी ऐसे शब्द आएंगे तो उसके लिए आपको वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी या इंडियन रीजनल ज्योग्राफी या राजस्थान रीजनल ज्योग्राफी का आना जरूरी है, स्टेट रीजनल ज्योग्राफी जो भी मान लो आपको। ये ताले की चाबी है। ताला दरअसल ये नहीं है, ताला आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, ताला आपका क्लाइमेटोलॉजी है, ताला आपका ओशनोग्राफी है, ताला आपको इको एनवायरनमेंट है ना, वो आपके, हाँ वो एनालिटिकल पार्ट है। अब वो सवाल ऐसा पूछता है कि उस वाले को भी उठा लेगा, इधर वाले को भी उठा लेगा और इनको मैच करवा के पूछ लेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी चीज़ें एक जगह ही फॉर्मेशन करवा दी जाती है ना। तो हमारे पास में क्या तरीका बचता है कि हम वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी को, जो भी ताले की चाबी है, उसको एक जगह पढ़े, है ना, और उसके बाद में बाकी वाले मैटर को क्या करें, अलग अलग जगह पढ़ते चलें। अच्छा, क्यों हम इतनी चीज़ें डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जामिनर के पास में पता थोड़ी ना उसको एग्जामिनर क्या सवाल पूछेगा आपसे। जैसे एक हाल ही में और एग्जामिनर सवाल पूछता है करंट अफेयर से, जो करंट में जितने मुद्दे चल रहे हैं, जो भी इश्यूज है, उनसे सवाल पूछेगा। अब उनसे सवाल कैसे, जैसे मान लो अभी आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है ना, गाजा पट्टी को लेकर के। तो ये जो मामला है इजराइल फिलिस्तीन का, गाजा पट्टी का, वो वहाँ से सवाल पूछेगा। अब वो वहाँ से सवाल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है ना भाई, उसके क्षेत्रीय। दूसरा, वहाँ से जियो पॉलिटिकल इश्यूज पूछ सकता है, यानी वहाँ के जो भू राजनीतिक मुद्दे हैं उनको लेकर के सवाल पूछेगा। ये तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी बात हो गई, है ना, भूगोल के अनुसार बात हो गई। तीसरा, वो इकोनॉमिकल भी पूछ सकता है। अब इकोनॉमिकल कैसे पूछेगा हमसे, कि वहाँ आसपास वाले क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली जितने भी वस्तुएं हैं उनके बारे में। जैसे इजराइल से हम टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, है ना, तो भारत इजराइल संबंध पूछ लेगा IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में या फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। अब मुद्दा वही है, लेकिन वहाँ से सवाल क्या कर दिए, घुमा दिया आपका, ठीक है। अब हमारा क्या तरीका होता है, हम चीज़ें रटते हैं। अच्छा, इजराइल ने फिलिस्तीन पर ये कर दिया, फिलिस्तीन ने इजराइल पर ये कर दिया। अरे एग्जामिनर को पता है कि सबको पता है कि न्यूज़ में 4 दिन, जो कोई भी खबर अगर न्यूज़ में 4 से 5 दिन लगातार आ जाए, कोई भी खबर हो XYZ, वो UPSC के सवाल का मुद्दा है। UPSC वहाँ से सवाल निश्चित तौर पर पूछता है, ठीक है। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अब नहीं पूछेगा, वो कुछ अंतराल के बाद में पूछेगा। जैसे जब आर्टिकल 370 को रद्द किया था, वैसे 370 समाप्त नहीं हुआ है, पता है, आगे बात करेंगे, कुछ भाग बचे हुए हैं, लेकिन आर्टिकल 370 को जब भी 2019 में मोदी सरकार ने हटाया, UPSC ने 2019 के मेंस में ही सवाल पूछा है, लेकिन सवाल दरअसल उस तरीके से नहीं पूछा जो आर्टिकल 370 को रट करके गए थे। उसने संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 4 और एक अनुच्छेद है आर्टिकल 370, इन दोनों को लिंक करते आर्टिकल 368 के साथ में पूछ लिया। इंटरलिंकिंग अप्रोच होनी चाहिए, केवल और केवल ऐसे चीज़ें, अनुच्छेद 1 में एक लिखा है, दूसरे में ये लिखा है, तीसरे में ये लिखा है, चौथे में ये लिखा है, इससे कभी भी UPSC नहीं निकलेगा, इससे कभी भी सिविल एग्जामिनेशन, इससे कांस्टेबल निकलेगा, इससे पटवारी जरूर निकलेगा, लेकिन इससे, हाँ, वो लैंग्वेज का सबसे बड़ा खेल है। इसीलिए दूसरा, कभी भी चीज़ें आप लिखते हो तो ऐसे लिखते समय ये बीच में ये करेक्शन नहीं आने चाहिए। अब आप उस कंडीशन में आ चुके हो कि आपको आंसर राइटिंग की फॉर्मेशन करना ज़रूरी है। एक महाद्वीप खत्म होने के बाद में आपको रोज़ाना आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। करोगे आप रोज़ाना, लिख करके लेके आओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप एग्जामिनेशन से पहले जब तक आप 1000, 2000, 5000 आंसरों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक पढ़ा हुआ मैटर कुछ भी काम का नहीं है। अब आपको ये पता चला 2 चीज़ें, अब ये आप क्या लिखना चाहते हो। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि आपके अंदर जा करके देख लूँगा, तो मैं आपको क्या बताऊँगा कि अच्छा आपने ये जो भी लिखा है इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
आप लिखते बड़ा ठीक हो, है ना, मतलब स्पेस बड़ा अच्छा है, लेकिन आप लिखते बड़े पास पास में हो, ये आपके लिए नकारात्मक भी साबित हो सकता है और कभी सकारात्मक भी साबित हो सकता है। नकारात्मक इसलिए साबित होगा कि मान लो जिस टॉपिक पर आप लिखना चाह रहे हो उसके शब्द ही 150 हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप 150 शब्द एक पेज में लिखते होंगे। अपने तो 150 शब्द इतने पेज में आते हैं, आप इतना पास पास लिखते हो, तो वो एग्जामिनर इसको देख करके क्या समझेगा? वो सोचेगा कि इसने लिखा इतना ही है, क्या तो नंबर दे, क्योंकि पीछे वाली कॉपी खाली पड़ी रहेगी। कॉपी खाली नहीं रखनी है, पेज कंप्लीट पेज क्या होने चाहिए, भरने चाहिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि लिखा है ना। इसलिए थोड़ा सा दूर दूर थोड़ा सा मोटा अक्षर लिखना क्या कर दो, चालू कर दो, ठीक है। अपन ठीक लिखते हैं, अपने वो स्पेस ठीक है। हाँ, एक अपन ने विस्तृत लिखा है, वो विस्तृत ऐसे लिखा है ना, जबकि विस्तृत लिखते हैं कैसे हैं, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ा सा सही लिखो, है ना। महाद्वीप के मध्य से होकर, ठीक है, वो काट दिया। यह महाद्वीप आपने लिखा है उष्णकटिबंधीय, लिखना चाह रहे थे आप उष्णकटिबंधीय, और आपने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है ये, है ना, जबकि वास्तविक क्या था। अब देखिए लिख रहे हो क्या, हाँ, लिखना वही चाहते थे, है ना, लेकिन लिखा क्या, तो एग्जामिनर को बस उतना ही चाहिए, ये गोला मार दिया, ठीक है। फिर अपन ने लिखा है शीतोष्ण ऐसे, जबकि शीतोष्ण लिखते कैसे हैं, एग्जामिनर फिर क्या मारेगा, मतलब 4 लाइन पढ़ी और 4 गोले मारे। मैं तो कहता हूं पूरे क्वेश्चंस में अगर 2 गोले भी लग गए ना, तब भी वो नंबर काटेगा। अपने तो 4 लाइनों में कितने गोले हैं, 4। इसको सुधारो। तथा दोनों जलवायु प्रदेशों में देखने को मिलता है। इस महाद्वीप उष्ण, अब ये इस महाद्वीप से क्या मतलब है, इस महाद्वीप का विस्तार, है ना, इसमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्यों, अच्छा, पहले वाली लाइन को पहले लिखो और दूसरे वाली जो आपने पीछे लिखा है ना, उसको बाद में नहीं लिखना था, उसको पहले लिखना था, है ना। तो पहले ये लिखना था कि इस महाद्वीप के मध्य से होकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अर्थात मकर रेखा गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस महाद्वीप का उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश तथा दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। लेकिन फिर लिखो परंतु, भले ही वो स्थित उष्ण और शीतोष्ण में, परंतु इस महाद्वीप में 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आ जाओ उस टॉपिक पर। तो आपने उसको कीवर्ड में भी बांधे रखा और साथ में अपने मामले को समझाना चाहते हो, उस मामले को भी लिखना चालू कर दिया। तो ये थोड़ा सा और डेवलप करो। दोनों जलवायु प्रदेशों को देखने को मिलता है, क्योंकि 23.5 क्योंकि गलत लिखा है, वापस मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि दरअसल ये बिंदी नहीं लगाई अपन ने, ठीक है। हाँ, 23.5 डिग्री लिखा है मकर रेखा इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में, भागों गलत लिखा है वापस, दो भागों में विभक्त करती है। यह महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर, जिस गलत लिखा है ना, जिस ऐसे नहीं लिखते, जिस पर हमें भूकंप देखने को नहीं मिलता। अच्छा, भूकंप देखने को नहीं मिलता, किसने कहा, हाँ, यूट्यूब वालों ने। तभी तो मैं तो कहता हूँ कि यूट्यूब पे ज्ञान नहीं लेना है। भूकंप देखने को नहीं मिलता, मैप खोलो फिर, अभी दिखाते हैं भूकंप देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। यूट्यूब वालों में ये मैंने कहा ना, लूसेंट पढ़ करके आते हैं, और जो लूसेंट पढ़ के आएगा उसको ज्ञान भी उतना ही मिलेगा। फिर
पेज नंबर खोलिए 118। ठीक है, और 118 में देखोगे तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। एक तो ऐसे एरो करके रेड लाइन, ऐसे रेड लाइन बता रखी होगी, ऐसे बड़े बड़े एरो ले रखे होंगे, और इसके आगे एक शब्द लिखा है डाइवर्जेंट प्लेट है। मिल गया। दूसरा उसके नीचे लिखा है कन्वर्जेंट प्लेट। क्या इस महाद्वीप का जो क्षेत्र है आपको इसके अंतर्गत आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट प्लेट वाला इसके बीच वाले में देखने को मिल रहा है? और जस्ट इसके ऊपर देखो पापुआ न्यू गिनी वगैरह ये जो मामला है, ये जो पूरा साम्राज्य दे रखा है ना, ये इधर वाला पूरा का पूरा भाग, एक शब्द लिखते हैं हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हिंदी में बोलते हैं परी प्रशांत अग्नि मेखला। और ये परी प्रशांत अग्नि मेखला या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। और ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये वाले जितने भी आइलैंड्स हैं ना, ये तमाम आइलैंड्स दरअसल इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। और जो क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित होगा, दरअसल वहाँ पर आपको भूकंप और ज्वालामुखी जैसी भूभौतिकीय घटनाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में दरअसल अंदर से जब मैग्मा बाहर निकलेगा, है ना, आंतरिक परतों को तोड़ते हुए, तो दरअसल वहाँ पर हमें ऐसे भूकंप और ज्वालामुखी मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो ये समझाने की नौबत ही नहीं थी। वैसे ये क्वेश्चन डिमांड ही नहीं कर रहा था कि आप यहाँ पर समझाओ जहाँ पर, है ना। किस यूट्यूब चैनल से देखा अपन ने? हाँ, एक बार देखना ज़रूर किस यूट्यूब चैनल से देखा है। अच्छा, उस यूट्यूब चैनल से देखा होगा तो उसको ज़रूर देखना कि वो पढ़ा क्या रहा है ना। अपने कंटेंट पे भरोसा रखो, ये यूट्यूब ज्ञान देने वालों पे भरोसा, हाँ, फुगट का ज्ञान देने वालों से बिल्कुल नहीं। पैसा लेकर करे तो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, वो वहीं समझाना था आपको। तो देखिए, आपने मतलब इस एग्ज़ाम में 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला होता है भूमिका, जिसे अपन इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब पहले वाला जो आपने इतना लिखा है ना, ये दरअसल इसकी भूमिका ही थी, ठीक है, जो आप समझाना चाह रहे थे, फिर आप उस टॉपिक पे लाना चाह रहे थे। तो वहाँ पर आप उस भूमिका में लिखते समय लास्ट में ये समझाते कि इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलता है, अतः इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। फिर वापस आ जाओ कि इसे प्यासी भूमि का देश कहने के कारण क्या है। पहले थोड़ा सा समझाते कि प्यासी भूमि का देश कहाँ तक है, सस्पेंस में डालते, फिर एग्जामिनर को ये बतलाते हैं कि अब देखो कि हम प्यासी भूमि का देश बोल रहे हैं तो उसका कारण क्या है, ठीक है। फिर वो 10 डिग्री से ये वाली बात आते, इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में एक आपको ओशियनिक करंट वाला चैप्टर खोलो, इसमें मैप में खोलो, जो जल धाराएं हैं, ओशियनिक करंट है। हाँ बिल्कुल होता है ना। इसके पश्चिमी भाग में हमेशा ठंडी जल धाराएं बहेगी। अगर ठंडी जल धारा बह रही है तो उसके कारण इस महाद्वीप का ये भाग गर्म नहीं होगा, और यदि यह भाग गर्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको मरुस्थलों के विकास में फ़ायदा मिलेगा। पेज नंबर 106 देखो।
और नीले कलर से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट लिखा हुआ मिलेगा, W ऑस्ट्रेलियन करंट लिखा हुआ मिलेगा, पेज नंबर 106 में मिल गया, मिल गया। अरे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में देखो W ऑस्ट्रेलियन करंट लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और ये एक प्रकार की कोल्ड ओशियनिक करंट है, ठंडी समुद्री जलधारा है। फिर हमने एक और बात की थी, याद होगा कि हमने अटाकामा मरुस्थल पढ़ते समय भी लिखा था, वहीं पर हमने हम्बोल्ट या पेरू करंट बात की है, देख लो वो भी इसी में है ना। तो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा भी आपको नीले कलर से दिखा रही होगी, मिल गया। वहीं हमने कालाहारी डेजर्ट और उनकी बात की थी, नाबीब मरुस्थल वगैरह उनकी बात की थी, याद होगा। और उस समय पढ़ाते समय मैंने बोला होगा कि बेंगुला करंट के बारे में समझाया था, याद होगा कि बेंगुला जलधारा, समुद्री जलधारा। क्या ये सभी जलधाराएं आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में नजर आ रही है क्या? आ रही है ना। तो यहाँ यह समझाने की भी आवश्यकता होती है कि इस महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट में आपको कैसी कोल्ड देखने को मिल रही है, कोल्ड ओशियनिक करंट, यानी कि ठंडी समुद्री जलधाराएं कह दो या फिर आप तरंग कह दो, वेव कह दो उसको, है ना। और इस ठंडी समुद्री जलधारा का दरअसल क्या नाम है? आंसर होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में हिमनद ग्लेशियर कैसे देखने को मिलेंगे भाई? ग्लेशियर तो बीच में मिल जाए, वहाँ ग्लेशियर से लेना देना नहीं है। ग्लेशियर पहाड़ी क्षेत्रों वालों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो हाई लैटिट्यूड पर स्थित होंगे, उच्च अक्षांशों पर हमें या ऊंचाई पर स्थित होंगे, वहाँ हमें ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। नदियाँ देखो आप, अभी अपन पढ़ेंगे प्रेरीज डाउन्स घास के मैदानों में, वहाँ आपको मर्रे डार्लिंग नदी देखने को मिल जाएगी। नदियाँ तो है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में नहीं है, है ना। वो पूर्वी भाग में हमें देखने को मिलती है, वेस्टर्न पार्ट में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना था यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, फिर क्योंकि गलत लिखा है, और कहा जाता है फिर कॉमा लगाकर क्योंकि लिखने की जरूरत थी, क्योंकि इस महाद्वीप पर अधिकांश मरुस्थल, है ना। अब थोड़ी सी लैंग्वेज पर काम करने की ज़रूरत है, इसके कारण अधिकांशतः भाग सूखा नहीं होता दादा, ये नहीं होता। हाँ, ये सूखा ऐसे लिखते हैं, मिलता है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है, जिसमें यह क्षेत्र शीत ऋतु में शुष्क एवं शीतल देखने को मिलता है। शीतल भी गलत लिखा है, मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण नहीं होता, उष्ण होता है, उष्ण व आर्द्र ऐसा लिखते हैं ना। अतः इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है, जिसके 4 से 5% भूभाग कृषि देखने को मिलती है। ये फैक्ट नहीं लिखना है ना। मतलब ये तो अपन ने किसी एक YouTube वाले का सर्च मारा होगा कि कहीं से, अच्छा, लेकिन कहीं से भी लिख के तो लाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम एक ऐसे चैनल को भी कॉपी कर लें। फिर क्या होगा पता है कि आप ऐसे ही चैनलों को कॉपी कर करके लिखते रहोगे, ठीक है। नहीं, किताब पढ़ो तो आपको पॉइंट वैसे ही मिल जाते हैं। कल राइन नदी के बारे में लिख के लाओगे, वेरी गुड। फिर ठीक है, तो कल हम इतनी ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में क्या कर चुके थे, बात कर चुके थे, चर्चा कर भी चुके थे। आगे बढ़े इसके बारे में।
आंसर राइटिंग का बहुत मामला हो गया।